अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कमांडो औरंगज़ेब कहने लगा, अब हमारी हिकमत अमली क्या होगी? मैंने कहा, लोकेशन हमने देख ली है। हम जुनूब मशरक जो मलाहों की झोपड़ियाँ हैं उनकी तरफ समंदर में दाखिल होंगे और चट्टानों के अक्का में जहाज़ों तक पहुँचेंगे, मगर ये फासला काफ़ी तवील है। हमारी ऑक्सीजन तो रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगी। औरंगज़ेब के इस एतराज़ पर मैंने कहा, हम समंदर में दूर तक मास्क पहने बगैर तैरते हुए जाएंगे। ऑक्सीजन मास्क सिर्फ वहाँ पहनेंगे जहाँ उसकी ज़रूरत महसूस करेंगे। तुम समंदर में तैर लोगे ना? कमांडो औरंगज़ेब बोला, क्यों नहीं? मैंने इसकी बाकायदा तरबियत हासिल की हुई है। तुम फिक्र न करो। ठीक है, हम कल रात को अपने टारगेट की तरफ रवाना होंगे। दूसरे रोज़ हम एक मरतबा फिर अपने टारगेट को देखने के लिए गए। हमने उस मलाह की कश्ती किराए पर लिया, उसे मजदूरी 10 रुपये दिए और समंदर में दूर तक एक चक्कर काट कर चट्टानों की ओट में खड़े होकर जहाज़ों को गौर से देखा, उनकी पोजीशन को नोट किया। जिस जाविये से और जिस मकाम से हमें समंदर में गोता लगाना था, इसका अंदाज़ा लगाया, मकाम तय किया और फिर वापस आ गया। दिन का बाकी वक्त हमने अपने सिराए वाले कमरे में गुजारा और अपने कमांडो एक्शन की तफसीलात पर गौर व फिक्र करते रहे। कमांडो औरंगज़ेब का ख्याल था कि हमें समंदर में दूर तक तैरते जाने की बजाय कश्ती पर यह फैसला तय करना चाहिए। रात के वक्त माहीगीरों की कश्तियां साहिल समंदर पर ही होती होंगी। हम बड़ी आसानी से एक कश्ती हासिल कर सकते थे। कमांडो औरंगज़ेब की तजवीज़ काबिल अमल थी। इस तरह हम समंदर में दूर तक तैरते जाने की मुशक्क़त से बच सकते थे। रात के अंधेरे में माहीगीरों की एक कश्ती को उड़ा कर ले जाना कोई दुश्वार काम नहीं था। ये लोग रात को आमतौर पर ताड़ी शराब में धुत होकर पड़ जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। उस रात हमारा असल और ख़तरनाक कमांडो मिशन शुरू होने वाला था। ये कमांडो मिशन अहम भी था और इसमें हर किस्म के जानलेवा ख़तरात भी थे, लेकिन हमें इन ख़तरात को ख़तर में न लाते हुए इनका मुकाबला करते हुए अपने टारगेट को मरना था। यही हमारा आज़म और यही हमारा नस्बुलैन था, और इस काम में हम पूरी तरह तरबियत याफ्ता थे। एक माहिर कमांडो को तरबियत तो ज़रूर मिली होती है और वह पूरे जज्बे और मोराल के साथ टारगेट पर हमला करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिल्कुल नए किस्म के हालात सामने आ जाते हैं जिनके बारे में कुछ कियास और गुमान भी नहीं होता। एक तजर्बाकार कमांडो इन हालात में भी हौसला नहीं हारता और अपनी जान की बाजी लगा देता है। इस अहम तरीन और ख़तरनाक कमांडो मिशन के बारे में मुझे भी अंदेशा था कि सूरत हाल हमें वैसी नहीं मिलेगी जैसी हमने सोच रखी है और जिसका हम पूरा इंतज़ार करके और सोच समझ कर चले हैं। लेकिन मैंने दिल में यह भी अहद कर रखा था कि चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं पाकिस्तान और निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला असलहा और फौजी साजो सामान से भरे हुए बहरी जहाज़ों को समंदर में गर्क करके ही रहूँगा, चाहे इन जहाज़ों के साथ मेरे अपने पर खच्चे क्यों न उड़ जाएं। ये बात भी याद रखें कि कमांडो जिस मिशन पर भी जाता है वो वापस आने का ख्याल दिल से निकाल कर जाता है। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था। दोपहर गुजर गई, फिर शाम और फिर रात का पहला पहर शुरू हो गया। हमने थोड़ा बहुत खाना खाया और कमरे में ही दरवाज़ा बंद करके बैठे अपनी कमांडो हिकमत अमली के तमाम पहलुओं पर गौर करते रहे। हमने रात के पूरे 1 बजे निकलने का प्रोग्राम तय किया था। ऐसी बात नहीं थी कि उस वक्त नेवल कोस्ट गार्ड के आदमी गाफिल होंगे या सो रहे होंगे। नहीं, हमें मालूम था कि जहाज़ों के इर्द गिर्द सिक्योरिटी गार्ड्स और जहाज़ों के ऊपर गार्ड ड्यूटी पर खड़े बहरिया के जवान पूरी तरह चौकस होंगे। हमें इन सब खतरात में से इंतहाई होशियारी और चालाकी से गुजर कर जहाज़ों तक पहुंचना था। हमने अपनी अपनी घड़ियां मिला लिया। जब हमारी घड़ियों ने रात का ठीक 1 बजे तो हमने आखिरी बार चमड़े के थैले में रखे हुए गोताखोरी के लिबास, ऑक्सीजन मास्क वगैरह चेक किया। अपने अपने मैग्नेट बम निकाल कर उन्हें चेक किया। उनके वो बटन देखे जिन्हें नीचे करने से बमों ने ठीक आधे घंटे बाद क्यामत के इस धमाके से फटकर जहाज़ों को समंदर में गर्क कर देना था। हमने अपने अपने कमांडो चाकू भी साथ रख लिए थे। हमारे पास कोई पिस्तौल नहीं था। इमरजेंसी की हालत में हमें इन चाकू से ही काम लेना था। ठीक 1 बजे हम सिराय से निकले और साहिल समंदर की जानिब चल पड़े। चमड़े का थैला मेरे पास था। मैं आगे आगे जा रहा था। कमांडो औरंगज़ेब 6-7 कदमों का फासला डालकर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। वो मुझे कोर दे रहा था। अगर रास्ते में कोई पुलिस का आदमी मुझे चेक करता है तो औरंगज़ेब मेरी मदद कर सकता था।
मैं उस तरफ जा रहा था जिधर माहीगीरों की झोंपड़ियाँ थीं। ये जगह मैं 2 बार दिन की रोशनी में देख चुका था। वहाँ तक पहुँचने में हमें किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। जब हम समंदर के पास आए और झोंपड़ियाँ रात के अंधेरे में छोटे छोटे सियाह टिब्बों की तरह नजर आने लगी, तो कमांडो औरंगजेब दौड़कर मेरे करीब आ गया। अब हम दोनों चारों तरफ से चौकस होकर माहीगीरों की कश्तियों की तरफ बढ़ रहे थे। झोंपड़ियों पर सन्नाटा छाया हुआ था, वहाँ कोई नहीं था। समंदर के साहिल पर छोटी बड़ी कश्तियाँ जमीन में गड़े हुए बांसों से बंधी थीं। हमने एक छोटी कश्ती को खोला और उसे रेत पर घसीटते हुए समंदर में ले आया। समंदर पुरसकून था। उसकी लंबी लंबी लहरें बड़े सुकून के साथ दूर से आकर साहिल की रेत पर चढ़ जाती हैं और फिर आहिस्तगी से वापस चली जाती हैं। जब हमारी कश्ती समंदर में पहुंच गई तो हम उसमें सवार हो गया। मैंने चप्पू थाम लिया। मैं झुककर कश्ती को समंदर में आगे ले जाने लगा। औरंगजेब भी सिमट कर बैठा हुआ था। समंदर पर अंधेरा छाया था। आसमान पर बादल होने की वजह से सितारों की फीकी रोशनी भी समंदर पर नहीं पड़ रही थी। हमारे कमांडो एक्शन के लिए फिजा बड़ी साजगार थी। मैं कश्ती को समंदर में कुछ दूर तक चलाता गया। इसके बाद मैं बाएं जानिब होने लगा। मेरा मकसद दूर दरख्तों के झुंड वाले साहिल तक पहुंचना था। कमांडो औरंगजेब ने कहा, तुम ठीक सिमत को जा रहे हो क्या? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ। तुम खामोशी से बैठे रहो। मैं कश्ती को दरख्तों की तरफ ले जा रहा था। दरख्तों के सियाह झुंड वाला किनारा नजदीक आ रहा था। इस दौरान हमें कुछ फासले पर चट्टान और उसकी ओट में खड़े बहरी जहाज़ों की रोशनियां साफ नजर आ रही थीं। उन रोशनियों का अक्स समंदर में भी पड़ रहा था। यह बात हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। अगर हम जहाज़ों के करीब जाकर सर पानी से बाहर निकलते हैं तो हमें बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। यह हमारी खुशकिस्मती थी और मुझे हैरत भी थी कि वहाँ कोई सर्च लाइट नस्ब नहीं थी। चट्टान के ऊपर भी बत्तियां रोशन थीं। दरख्तों के झुंड वाला साहिल रेतला नहीं था, पानी किनारे तक चढ़ा हुआ था। इससे मुझे यकीन हो गया कि हमारी कश्ती जियागामी नामी समुद्री खाड़ी में दाखिल हो चुकी है। मैं बेआवाज़ चप्पू चला रहा था। कश्ती को हमने साहिल के बिल्कुल साथ लगा दिया और ऊपर किनारे पर चढ़ गया। कश्ती रस्सी से हमने एक झाड़ी की शाखों से बांध दिया। समंदर का पानी यहाँ रात के अंधेरे में ऊपर नीचे हो रहा था। हम चमड़े का थैला लेकर दरख्तों के नीचे अंधेरे में बैठ गया। हमारी नज़र दूर चट्टानों के साय में खड़े समुद्री जहाज़ों पर जमी हुई थी। यह फासला मेरे अंदाजे के मुताबिक हम समंदर में गोता लगाकर 5 मिनट में तय कर सकते थे। हमने फौरन कपड़े उतारकर गोताखोरी के सूट पहन लिए। पाँव में रबड़ के मछली की दुम की तरह के फली पर चढ़े। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क पहने और किनारे पर आ गया। 6 मैग्नेट बम कमांडो औरंगजेब ने कपड़े में लपेट कर अपनी कमर के गिर्द बांध रखे थे और 6 बम उसी तरह मैंने कपड़े में डालकर अपनी कमर के साथ बांध लिए थे। एक पलास मेरे डेविंग सूट की बेल्ट में और एक पलास कमांडो औरंगजेब के डेविंग सूट की बेल्ट में लगा हुआ था। कमांडो चाकू हमने अपनी पिंडलियों के साथ बांध लिए थे। हर तरह से तैयार होने के बाद हमने एक दूसरे से हाथ मिलाया, दिल में कलमा शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला से फतह की दुआ मांगी और समंदर में उतर गया। समंदर में उतरने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता सर पानी की सतह से बाहर निकाले तैरने लगे। हम चाहते थे कि जहाँ तक खतरे से बचकर समंदर में तैर सकते हैं तैरते चले जाएं। इस तरह से हम अपने ऑक्सीजन मास्क की ऑक्सीजन बचाकर उसे टारगेट पर जाकर इस्तेमाल करना चाहते थे, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि हमें समंदर के अंदर कितनी देर लगेगी। दूर हमें एक बोट जहाज़ों की तरफ जाती नजर आई। उसकी हेडलाइट रोशन थी और जहाज़ों के करीब समंदर पर पड़ रही थी। कमांडो औरंगजेब मेरे पहलू में तैरता हुआ मेरे साथ ही आगे बढ़ रहा था। कहने लगा, ये कोस्ट गार्ड्स की बोट होगी, मेरा ख्याल है हमें गोता लगा देना चाहिए। इस वक्त ऑक्सीजन मास्क हमने चेहरों से ऊपर किए हुए थे। मेरी आंखें भी बोट की रोशनी को देख रही थीं। मैंने कहा, जितनी देर तैर सकते हैं हमें तैरते जाना चाहिए, यहाँ तक कोस्ट गार्ड के बोट की रोशनी नहीं आ रही है। हम समंदर में आहिस्ता आहिस्ता तैरते तैरते जहाज़ों के इतने करीब पहुंच गए कि हमें एक जहाज़ के डेक पर जंगले के पास खड़ा सिपाही का हैवला नजर आने लगा। मैंने तैरते तैरते औरंगजेब को इशारा किया। इसके साथ ही हमने चेहरों पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ाया और समंदर में गोता लगा गया। हमारे सर नीचे थे और टांगें ऊपर थीं और पाँव के फली पर ऊपर नीचे हरकत कर रहे थे। काफ़ी नीचे गहराई में जाने के बाद हम सीधे हो गए और हमने अपना रुख जहाज़ों की तरफ कर लिया। हमारे पास जितनी ऑक्सीजन थी उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। हम ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक समंदर के अंदर रह सकते थे। इसके बाद हमें ऑक्सीजन का दूसरा सिलेंडर तब्दील करना था।
पलास कट्टर हमारे हाथों में थे। हमें जहाज़ों के इर्द गिर्द फौलादी जाल की तलाश थी। हमें ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़ा। समंदर के अंदर अंधेरा ज़रूर था, मगर जहाज़ों और चट्टानों की रोशनियों का जो अक्स पानी पर पड़ रहा था, और उसकी वजह से समंदर के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। कई मछलियों के काफिले हमें देखकर जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ गया। आखिर वो फौलादी जाल आ गया जिसकी हमें तलाश थी। हमने एक सेकंड ज़ाय किए बगैर पलास के तारों को काटने की कोशिश शुरू कर दिया। तार बहुत मजबूत थे, उन्हें काटने में दिक्कत पेश आ रही थी, मगर हमने हिम्मत न हारी। आखिर हमने तारों को काट कर जाल में एक जगह इतना सुराख बना लिया कि हम उसमें से गुजर गए। यहाँ बहरिया की सिक्योरिटी फोर्स की जानब से समंदरी अवरोध सुरंगें इसलिए नहीं बिछाई गई थीं कि उनके फटने से जहाज़ों को नुकसान पहुँचने का खतरा था। ये बात हमारे हक में बेहद फ़ायदेमंद साबित हुई। हम पानी के अंदर ही अंदर आहिस्ता आहिस्ता तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर तैरने के बाद हमें सामने एक बहुत बड़ी दीवार नज़र पड़ी। ये एक जहाज़ का पैदा था। मैंने कमांडर औरंगजेब को इशारा करके बताया कि तुम इस जहाज़ को संभालो, मैं दूसरे जहाज़ की तरफ जाता हूँ। और इसके साथ ही मैं जहाज़ के पेंदे के साथ साथ तैरता आगे निकल गया। आगे बहुत मोटा यानी सिंगल समंदर में उतरता चला गया। यह जहाज़ का लंगर था। कुछ फासले पर दूसरे जहाज़ का सामने वाला तकूनी सिरा आ गया। मैं उसके पहलू की तरफ निकल गया। यहाँ मैंने सबसे पहला मैग्नेट बम पेंदे से लगा दिया। इस तरह पानी की गहराई में उस जहाज़ के दोनों तरफ तैर कर मैंने 6 के 6 बम चिपका दिया, मगर उनके बटन ऑन न किए। मैं तेजी से तैरता हुआ कमांडो औरंगजेब वाले जहाज़ की तरफ बढ़ा। मैंने देखा वो जहाज़ की अगली दीवार के साथ मैग्नेट बम चिपका रहा था। मैंने उसके करीब जाकर उसके कंधे पर 2 बार ऐसा से हाथ मारा। इसका मतलब था कि मैं अपना काम मुकम्मल कर रहा हूँ। कमांडो औरंगजेब ने मेरे कंधे पर भी उसी तरह 2 बार हाथ लगाया। इसका मतलब था कि मैंने भी 6 के 6 बम लगा दिए हैं। इसके बाद हम अपना अपना हाथ माथों पर ले गया। इसका मतलब था कि अब हमें फ़ौरन अपने लगे हुए मैग्नेट बमों के बटन ऑन कर देने हैं। चुनाचे हम तेज़ी से अपने अपने जहाज़ों की तरफ घूम गए। मैंने अपने और कमांडो औरंगजेब ने अपने लगे हुए बमों के बटन दबा दिए। अब हमें जितनी जल्दी हो सके वहाँ से फरार होना था। कुदरत हमारा साथ दे रही थी। सारा काम वक्त से 6-7 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया था। हम एक दूसरे के पीछे मछलियों की तरह जितनी तेज़ समंदर के अंदर तैर सकते थे तैरते हुए फौलादी जाल के सुराख में से निकल गया। कुछ दूर जाकर मुझे महसूस हुआ कि मुझे सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। मैंने घूमकर औरंगजेब को देखा और ऊपर की तरफ इशारा किया। उसने भी ऊपर की तरफ इशारा किया। हम दोनों के ऑक्सीजन सिलेंडरों की ऑक्सीजन आखिरी मरलों पर थी और ख़त्म होने वाली थी। हम पानी के अंदर बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, फिर पाँव पर चढ़े हुए फली पर और अपने बाजू को चलाते ऊपर उठने लगे। हमारे सर पानी से बह रह गया। हमने फ़ौरन ऑक्सीजन मास्क चेहरों से हटाकर ऊपर चढ़ा लिया। हमने गर्दन मोड़ कर देखा। हम जहाज़ों से ज़्यादा दूर नहीं थे। ऊपर डेक पर से किसी फौजी के किसी दूसरे फौजी को आवाज़ देने और फिर दूसरे फौजी के कह की आवाज़ सुनाई दी। खतरे की कोई बात नहीं थी। हम बड़ी एहतियात से आवाज़ पैदा किए बगैर वापस तैरते चले जा रहे थे। हम बड़े खुश थे कि हमारे मिशन का सबसे अहम और ख़तरनाक मरला बगैर किसी दुश्वारी के आसानी से तय हो गया था। जब हम जहाज़ों से काफ़ी फासले पर आ गया तो हम जल्दी जल्दी तैरने लगे, क्योंकि जहाज़ों के गर्क होने में ज़्यादा देर बाकी नहीं थी। अगर हमारे लगे हुए बम फट जाते हैं तो ऊपर तले धमाके होने थे। जहाज़ों के पेंदों में बमों के फटने के बाद बड़े बड़े सुराख बल्कि शगाफ पड़ जाने थे, जिनसे समंदर का पानी क़यामत खेज रेलों की तरह जहाज़ों में भरना शुरू हो जाना था। और फिर जहाज़ों को तमाम मसले और फौजी साजो सामान के साथ समंदर में गर्क होने से कोई नहीं बचा सकता था। हम समंदर में ठीक उस जगह आकर किनारे पर आ गए जहाँ हमारी कश्ती बंधी हुई थी। हमने जल्दी जल्दी डेविंग सूट उतार कर चमड़े के थैले में रखे हुए अपने कपड़े पहने, ऑक्सीजन मास्क और रबड़ के डेविंग सूट और प्लास चमड़े के थैले में डालकर थैले को वहीं समंदर में फेंका और कश्ती को तेज़ी से चलाते हुए जहाज़ों से जिस कदर दूर हो सकते थे समंदर में दूर होते चले गए। कमांडो औरंगजेब ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की चमकीली सुइयों को देखकर मुझे कहा, बमों के फटने में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। हमें माहीगीरों की झोंपड़ियों की तरफ जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। जहाज़ों के धमाकों और उनके गर्क होने के साथ ही इस सारे इलाके को बहरिया की सिक्योरिटी गार्ड और फौजी घेरे में ले सकते हैं। कमांडो औरंगजेब का ख्याल दुरुस्त था। मैंने वहीं से कश्ती को दूसरी तरफ डाल दिया। अब हमारी कश्ती तेज़ी से उन दरख्तों के अकम में साहिल की तरफ जा रही थी जहाँ से हम कश्ती को लेकर चले थे।
किनारे पर पहुंचकर हमने कश्ती को समंदर में ही छोड़ दिया और खुद दौड़ते हुए सामने दरख्तों के अंधेरे में घुस गया। हमारी बाएं जानब समुद्री खाड़ी में खड़े जहाज़ों की रोशनियाँ हमें दरख्तों के दरमियान से दूर झील मिलाती नजर आ जाती थीं। एक जगह आगे नदी आ गई। यह समंदर ही की कोई शाख थी। हम वहाँ रुक गए। औरंगजेब ने घड़ी पर निगाह डाली और कहा, बम के ब्लास्ट होने में बमुश्किल 15 मिनट रह गए हैं। हमें इतनी देर में इस इलाके से जितनी दूर निकल सकते हैं निकल जाना चाहिए। हम नदी के किनारे किनारे जहाज़ों के मुखालिफ रुख को तेज तेज चलने लगे। यहाँ कोई जंगल तो था नहीं, कहीं कहीं झाड़ियाँ थीं और कहीं झोंपड़ी नुमा क्वार्टर बने हुए थे। हम जितनी तेज चल सकते थे चल रहे थे। आखिर हम एक छोटी सी सड़क पर निकले। यह सड़क पांडिचेरी की बंदरगाह की तरफ ही जाती होगी। हम सड़क पार करके सामने वाले क्वार्टरों की कतारों में दाखिल हो गया। यहाँ से एक रास्ता एक छोटे से मैदान में निकल गया था। यहाँ मैदान की तरफ किनारों पर खंभों पर बत्तियाँ रोशन थीं। हम उन बत्तियों की तरफ जाने की बजाय दूसरी तरफ चलने लगे। कमांडो औरंगजेब ने घड़ी पर निगाह डाली और बोला, सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हैं। हमें इस बात की खुशी भी बहुत थी कि हमारा मिशन आधे से ज़्यादा मुकम्मल हो गया था और हमने बड़ी कामयाबी से दोनों जहाज़ों के नीचे ताकतवर बम लगा दिए थे। उन बमों का सुराग लगाना, उन्हें नकारा करना अब तकरीबन नामुमकिन था। अव्वल तो उनका सुराग ही नहीं लग सकता था। मैंने औरंगजेब से कहा, आगे चलते हैं, हो सकता है आगे कोई ऐसी सड़क मिल जाए जो हमारे इलाके की तरफ जाती हो। वो कहने लगा, हमें तो मालूम ही नहीं कि यहाँ कौन सी सड़क किस तरफ जाती है। हम इस शहर में अजनबी हैं और सड़कों के रास्तों से नावाकिफ़ हैं। हमें तो सिर्फ बंदरगाह वाले इलाके से दूर हो जाना है। मैंने कहा, तुम चलो तो सही। क्वार्टरों पर अंधेरा और खामोशी तारी थी। हम उनके पीछे से होकर जा रहे थे। क्वार्टरों का इलाका ख़त्म हुआ तो आबादी शुरू हो गई। यहाँ रात के वक्त भी काफ़ी रोशनी थी। हम उनसे बचते बचाते मज़ीद आगे चले गए। आगे एक बड़ी सड़क थी। यहाँ से एक फौजी ट्रक फराटे भरते गुजर गया। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, मेरा ख्याल है हम खतरे के मकाम से निकले हैं। अब हमें किसी जगह रुक कर बमों के धमाकों का इंतज़ार करना चाहिए। अगर दोनों जहाज़ों में बारूद का ज़ख़ीरा भी हुआ तो धमाके क़यामत खेज़ होंगे। अगर बारूद का ज़ख़ीरा ना भी हुआ तब भी उन मैग्नेट बमों की इस कदर ताकत है कि उनके धमाके सारे शहर में सुने जाएंगे। हम वहीं सड़क पर से उतर कर एक जगह दरख्तों के नीचे छुप कर बैठ गए। हमारे कान धमाकों पर लगे थे। कमांडो औरंगजेब की निगाह घड़ी की सुइयों पर थी। फिर मैं भी घड़ी को देखने लगा। हमारी घड़ियां मिली हुई थीं। हमारे अंदाजे और हिसाब के मुताबिक बमों के फटने में सिर्फ 2 मिनट रह गए थे। मैंने शक का इजहार करते हुए औरंगजेब से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये बम किसी माहिर ने तैयार किए थे और वक्त पर दगा नहीं देंगे? वो कहने लगा, तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा ये बम जिसने तैयार किए थे धमाका खेज मवाद तैयार करने में किस कदर माहिर है। जब मैग्नेट बमों की ड्यूरेशन ख़त्म होने में सिर्फ 50 सेकंड रह गया तो हम बिल्कुल खामोश हो गए। हमारी नज़रें अपने अपने घड़ियों पर जमी हुई थीं। कमांडो औरंगजेब कुछ लम्हों की खामोशी के बाद बोला, सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं। हमने थोड़े थोड़े वक्फे से बमों के फ्यूज़ ऑन किए थे। हो सकता है धमाके एक के बाद दीगरे ना हों। अभी ये जुमला उसने ख़त्म ही किया था कि रात का सन्नाटा एक खौफनाक धमाके की गूंज से लरज़ उठा। इसके साथ ही दूसरा धमाका हुआ, फिर तीसरा, चौथा, और धमाकों का सिलसिला 12 मैग्नेट बमों के 2-2 सेकंड के वक्फे के बाद फटने तक जारी रहा। इसके साथ ही हमें दूर से फायर ब्रिगेड के इंजनों की आवाज़ें सुनाई दी। हम उठ खड़े हुए। कमांडो औरंगजेब ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ गर्मजोशी से दबाते हुए कहा, अब हमारे तैयार किए हुए बमों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?